बनारस के मेयर बीजेपी के नेता रामगोपाल मोहिले जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामाज्ञा राय प्रोफेसर बीएचयू से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा हैं और स्टूडियो में मेरे साथ कांग्रेस नेता राजीव त्यागी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मोहिले जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, मेयर सर आप 2 साल से हैं पिछले बनारस में? मैं 1.5 साल हुआ। अच्छा, इस 1.5 साल में कब 1.5 साल हुआ मेयर बने जी? बजरडीहा जाना हुआ इस 1.5 साल में? बजरडीहा भी गया हूँ, वहाँ मुर्गिया टोले का वहाँ पे काफी कार्य भी हुए हैं, क्योंकि काशी जो है एक पौराणिक नगरी है जी, और काशी जो है 5000 वर्ष पुरानी नगरी है और यहाँ पे मुर्गिया टोला में भी काम हुआ है। रामगोपाल जी, आप काशी का इतिहास अभी मुझे नहीं बताइए क्योंकि वो दर्शक बखूबी वाकिफ हैं उससे। मैं बजरडीहा शायद उसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। जहाँ तक बजरडीहा में मैं 4 बार गया हूँ। मैं उस बजरडीहा के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, क्या हाल है आपकी नजर में बजरडीहा? या तो आप सवाल कर ले या तो मुझसे नहीं, या तो आप पूरा सवाल कर ले, मेरा जवाब सुन ले, उसके बाद आप बताएं, या तो आप ही बोल लें। आप मुझसे समय जवाब दे दो, उसका अगर मेरी जवाब से आप संतुष्ट न हो तो निश्चित तौर पर। जहां तक बजरडीहा में अपने मेयर बनने के बाद मैं 2 बार 3 बार गया और वहां पे मुर्गिया टोला एक क्षेत्र है, वहां पे एक योजना मैंने बनाई। देखिए, ये इस समय देश में जो है एनडीए की जब सरकार थी तो जगमोहन जी ने एक योजना बनाई थी जी, केंद्र सरकार ने वाराणसी को एक नया पैकेज। लेकिन 2002 के बाद और 2002 से उत्तर सरकार में बदलाव हुआ, 2004 में केंद्र की दूसरी सरकार आ गई। आज देश के अंदर, शहर के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की हालत क्या है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज एसटीपी के बिना, चलिए तो मतलब घुमा फिराकर आप ये बता रहे हैं कि हाँ बदहाल है बजरडीहा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार लेकिन नहीं, उसकी उसके लिए आप यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास रामगोपाल मोहिले जी, 1 घंटे का कार्यक्रम है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन पहले जरा दर्शकों को मैं तस्वीर दिखा देना चाहती हूँ। 2 लाख की आबादी वाला बजरडीहा बनारस शहर में है, लेकिन शहरी इलाका होते हुए भी सुविधाओं के नाम पर धब्बा, सुविधाओं का टोटा है। यहाँ पर गंदगी का अंबार, पीने का साफ पानी नहीं, और ये उस जगह का हाल है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है। बेरोजगारी यहां पर है, भुखमरी का आलम, तबाह करने वाला लोगों को। और जो बुनकर कल तक मालिक हुआ करते थे आज मजदूर हो चुके हैं। आप खुद जरा हाल देखिए इस बजरडीहा का। ये नाजिया है, 35 बरस की नाजिया विधवा है, लेकिन देखने में 60 बरस की लगती है। नाजिया का पति बुनकर था, बेकारी ने उसे रिक्शा चालक बना दिया। बाद में बीमारी और गरीबी की वजह से, दवा न करा पाने की वजह से दुनिया से चल बसा। पिछले साल नाजिया के 2 बच्चों ने लगातार 2 दिनों में दम तोड़ दिया। बच्चे बीमार और भूखे थे। तो बच्चों की कैसे मौत हो गई? बच्चा बीमार रहा, अब वो दवा इलाज नहीं कर सके। ऐसा नहीं कि नाजिया महाराष्ट्र के विदर्भ या उड़ीसा के काला हांडी की रहने वाली है। नाजिया के बच्चों के मरने के बाद बनारस में बहुत हाय तौबा मची, लेकिन उसे काम आज तक नहीं मिला। अनपढ़ है, सिर्फ साड़ी सीना जानती है, लेकिन बुनकरी की हालत इतनी खराब है कि उसके पास कोई काम ही नहीं। आपको कुछ काम आता है? हाँ, काम आता। हम सोचिला कि मैं उतना घंटा मशीन सोचिला कि लग जाए तो अपना लेके काम करे। आबादी वाले बुनकरों के क्षेत्र का जायजा जानने जब न्यूज 24 की टीम बजरडीहा पहुंची तो बस्ती के बहुत सारे लोग हमारे पीछे हो लिए। बनारस में 600 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले बुनकर और बुनकरों की बस्ती के हालात रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इनसे मिलिए, ये हैं मोहम्मद शफीक। करघे पर करीने से हाथ चला रहे बुनकर पहले करघे के मालिक हुआ करते थे, लेकिन पावरलूम और नकली बनारसी साड़ियों के प्रचलन ने इन्हें मजदूर बना दिया है। पूरा परिवार एक बनारसी साड़ी बनाने में लगा है और मेहनताना पूरे दिन का 50 रुपए। रंगीन और चटक रंगों की बनारसी साड़ी बनाने वालों का जीवन बेरंग हुआ जा रहा है। तो साड़ी आप बना रहे हैं, जी। ये कितने की बिकेगी मार्केट में? ये 2500-3000 की बिकेगी। 3000 की।
और आपको कितना मिलेगा? अरे हमको तो 500 मिलता है। कितने दिन में बनेगा? ये 4-5 दिन में हम लोग बनाते हैं इसको। अभी हमको हमारे अंदर पड़ापड़े नहीं पड़ रहा है, हम लोग कैसे इसको बनाए, कैसे बीने, कैसे हमारा पानी बाना जो है बहुत महंगा पड़ जाता है, हमारे पल्ले से रकम लग जाता है इसमें। बुनकरों की हालत तो आपने देख ली, अब जरा बुनकर बस्ती की हालत को देखिए। 2 लाख की आबादी वाले शहरी क्षेत्र बजरडीहा नगर निगम में आता है, लेकिन यहाँ ना तो सरकारी पानी का इंतजाम है और न सड़कें हैं। सीवर तो है ही नहीं, पानी के निकास का कोई जरिया नहीं है। पूरी आबादी में गंदे गंदे तालाब हैं, जहां बस्ती में रहने वालों के लिए बीमारियां पैदा होती हैं। इन्हीं तालाबों में इलाकों के घरों का गंदा पानी भी जमा होता है। गर्मी का मौसम आ गया है और अब बजरडीहा के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। हैंडपंप इस बस्ती के लोगों के लिए बेशकीमती संपत्ति है और इसका ख्याल ऐसे किया जाता है। बनारस के बजरडीहा की हालत महाराष्ट्र के विदर्भ से भी ज्यादा बुरी है पानी के मामले में। ये देखिए, ये प्राइवेट इंतजाम है। ये कब का लगा है नल आपका? ये हमारा लगा 10-12 साल हुआ। अच्छा, अगल बगल के घरों को भी देते हैं केवल अपने ही लिए इस्तेमाल? घरों का मोहल्ले, पूरे मोहल्ले वाले लेते हैं इसमें से पानी। और सरकारी पानी का कोई इंतजाम बजरडीहा? कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर। बजरडीहा में अपने निजी हैंडपंप का लोग इतना ख्याल रखते हैं क्योंकि सरकारी हैंडपंप में पानी तो नेताओं से भी कम इस इलाके में आता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि मुस्लिम आबादी की वजह से बजरडीहा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। बनारस के चुनाव का शोर पूरे देश में है, लेकिन किसी भी पार्टी का कोई बड़ा नेता बजरडीहा वोट मांगने नहीं आया, जहाँ तकरीबन 70,000 वोट है। 3 किलोमीटर दूर पर नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, अजय राय, कैलाश चौरसिया, विजय जायसवाल, इन सारे लोगों का केंद्रीय कार्यालय है जो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं और कोई भी उम्मीदवार आज तक बजरडीहा नहीं आया। पानी इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है। जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो घर के लिए पानी ढो रहे हैं। बजरडीहा में जिनके पास थोड़ा पैसा है उसने पानी की बोरिंग करवा ली है और पड़ोसी को 1 रुपए रोज के हिसाब से पानी बेच रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 रुपए भी नहीं दे सकते, उनके लिए गंदे कुएं का पानी ही नसीब है। अभी भी पानी पीते हैं? इसका पानी पीते हैं? जी हाँ। क्यों ऐसी हालत है? ये हमारे मोहल्ले में विकास नहीं है पानी का। पानी का कोई साधन इस कुएं के अलावा नहीं है? नहीं, ये कुआं हमारे मोहल्ले का सबसे मेन चीज है। पूरे बजरडीहा में हमें कहीं भी ना तो पक्की सड़क मिली और ना ही पानी पीने का सरकारी इंतजाम। लेकिन जब हम स्थानीय बीजेपी विधायक ज्योत्सना श्रीवास्तव से उनकी जवाबदेही पूछी तो उल्टे उन्होंने ही सवाल पूछ लिया। ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ सब काम हो गया है? मैंने देखा सरकारी होती, आपने वहाँ देखा, अपने हिंदू इलाका भी जाके देखिए, क्या पूरा बन गया है? कहीं पूरा नहीं बना है। बीजेपी की स्थानीय विधायक मानती हैं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के मेयर के दावे उलट हैं। मेयर साहब कहते हैं कि जितना काम हिंदू वार्ड में हुआ उतना मुस्लिम वार्डों में भी हुआ है। इस शहर का समुचित विकास हो रहा है क्योंकि ये एक काशी कोई आज की नगरी नहीं, बजरडीहा में भी काफी काम हुआ है। आज से 10-20 साल पहले उस बजरडीहा में लोग जा नहीं पाते थे। गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई बनारस वाले सबसे ज्यादा देते हैं, लेकिन यहाँ विकास अब भी मुस्लिम और हिंदू बस्ती में बटा है। यहाँ 2000 से लेकर के 2005 के बीच में 50 से अधिक लोग केवल बजरडीहा में मरे, भूख से मरे हैं, कुपोषण से मरे हैं, आत्महत्याएं की हैं कर्ज के कारण। बुनकरों के हालात तो धंधे के चौपट होने की वजह से बदतर हो गए, लेकिन बस्ती के खराब हालात का जिम्मेदार कौन है? 2 लाख वोटों का हक क्यों मारा जा रहा है? क्यों बुनकर के नाम पर बनारस की सियासत करने वाले बजरडीहा से आंख मूंद लेते हैं? क्यों आज तक बजरडीहा का दर्द दुनिया के सामने नहीं आ रहा? क्यों खामोश होते करघों ने बुनकरों के हाथों को कमजोर कर दिया और जब पेट खाली हो तो आवाज दूर तक नहीं जाती? बनारस के बजरडीहा के बुनकरों का हाल आपने देखा। एक बुनकर ने यहाँ हमें 6 लाइनें अपनी सुनाई। नेताजी, बुनकरों के ख्वाब हैं कहाँ? पेंसिल कॉपी किताब हैं कहाँ? योजनाएं बेहिसाब हैं कहाँ? अगर हैं तो कामयाब हैं कहाँ? रश्क करती तंग दस्ती देख ले, जाके बनारस के बुनकरों की बस्ती देख ले। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बनारस। लेकिन अफसोस के इंतजार में है बुनकर, कोई इनकी बस्ती देखने के लिए तैयार नहीं है। इस पहलू पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन पहले रविदास मेहरोत्रा जी, आपकी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं बजरडीहा के लोग। समाजवादी पार्टी की सरकार जिम्मेदारी लेगी? देखिए, जो आपने दिखाया है
बजरिया में निश्चित रूप से वो बहुत गंभीर बात है। वहां के लोग, जो समस्या उन लोगों की पानी की है या जो खराब हाल सड़कें हैं, निश्चित रूप से इसको ठीक करवाने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से नगर विकास मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। लेकिन एक और सवाल है कि वहां पर बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के मेयर हैं, बीजेपी के सांसद हैं, तो ये तमाम लोग ऐसे हैं, नगर निगम पूरा बीजेपी का है, लेकिन वहां पर इन लोगों ने काम करवाने का वहां पर प्रयास नहीं किया है। लेकिन मेरी जानकारी में आया है, मैं विधायक लखनऊ का हूं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि बनारस में जो आपने हाल दिखाया है उसको ठीक कराने के लिए नगर विकास मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं व्यक्तिगत रूप से बात करके, जो मैंने देखा है वहां जो बुनकरों का जो हाल है वो वास्तव में बहुत गंभीर है और इसको ठीक कराने तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी इस हाल के लिए जिम्मेदार है? क्योंकि आप बार बार इस बात को कह रहे थे कि मैं तो लखनऊ का विधायक हूँ, वहां पर सब बीजेपी के ही लोग हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, मतलब आप बीजेपी पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। निश्चित रूप से जब विधायक वहां पर है उसकी जिम्मेदारी है, जो मेयर है उसकी जिम्मेदारी है, और वहां पर एमपी जो 5 साल बीजेपी के थे, बड़े नेता थे, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बीजेपी के, लेकिन वो एक जी जवाब दीजिए रामगोपाल जी, जवाब दीजिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिम्मेदारी आपकी है, आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई। रोहाना खान जी, देखिए मैं रोहाना खान जी, मैं कि जो अखिलेश यादव है यहाँ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आए थे और मैं उनसे स्वयं मिला, इन्होंने लखनऊ मुझे समय दिया, मैंने उनको नियोजित विकास के लिए सारी योजनाएं बताई, लेकिन आज तक ठन गोपाल। आप ये जानिए, मैं आजम खान से 2 बार मिला, मैं माननीय अखिलेश यादव से 2 बार मिला, जबकि एक कार्यक्रम था इनका लैपटॉप बांटने का, उस लैपटॉप के कार्यक्रम में मैं गया, मैंने कहा क्योंकि वो कार्यक्रम सुदृढ़ से समाजवादी पार्टी का, मैंने कहा नहीं, मैं नगर के विकास की बात है, मुख्यमंत्री प्रदेश के सारी जनता का मुख्यमंत्री, जैसे मैं नगर के सारी जनता का मेयर हूं, मैं मिलने गया, मैंने पूरे योजनाएं दी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बजटिया हो, मैं नगर के समुचित विकास के लिए कृत संकल्पित हूं, और मैं इतना तो नहीं कहता, लेकिन निश्चित तौर पर जनता मैं आऊंगी आपके पास रामगोपाल जी, लेकिन राजीव जी, आपके नेता राहुल गांधी तो बुनकरों को लेकर बड़ी बड़ी योजनाओं का दावा करते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपए बुनकरों के लिए दे दिए जाते हैं, पर देखिए तो जमीनी स्तर पर हो क्या रहा है। आप लोग क्या आंखें मूंद लेते हैं, उसके बाद कोई जायजा ही नहीं लिया जाता। ग्राउंड रिपोर्ट्स तो बिल्कुल उलट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालत देखिए जरा बुनकरों की। रोमानी जी, आपको बधाई कि आपने ग्राउंड रियलिटीज जिस तरह से बताई हैं, ये निश्चित रूप से आंखें खोलने वाली चीज है, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको साफ गोई के साथ, जिस तरह से केंद्र ने पिछले 10 साल में योजनाएं दी हैं, विशेष रूप से बनारस को लेकर के जेएनआरयू में जो हमने 600 करोड़ रुपए दिए, आज तक वो 600 करोड़ रुपए नगर निगम बनारस और बनारस के लोग बाग खर्च नहीं कर पाए जिनको खर्च करना था। अगर वो खर्च टाइम पे कर लेते, खर्च ठीक से कर लेते, तो दूसरी किस्त भी केंद्र सरकार इनको बनारस के विकास के लिए देती। लेकिन दिक्कत ये है कि बनारस के विधायक, 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहां सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, और मेयर वहां भारतीय जनता पार्टी के 15 साल से मेयर हैं। अभी मेयर साहब कह रहे थे कि साहब हमने 15-20 साल पहले जो काम हुआ था, क्या 1.5 साल में आप मेयर हुए रहते हुए आपके क्रेडिट लेंगे इसका? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, 3 बार इनके सांसद के विरुद्ध, मुरली मनोहर जोशी जी के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट हुई कि हमारा सांसद गुमशुदा है। जब बनारस में 10 रोजनी घाट पे जिस तरह से बॉम्ब फटे, वहां पर आतंकवादी गतिविधि हुई, 10 दिन तक मुरली मनोहर जोशी जी वहां नहीं पहुंचे। तो इससे मुझे लगता है कि बनारस को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो करती है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। बनारस क्या, भगवान राम की नगरी अयोध्या को यूज एंड थ्रो किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। रामगोपाल जी, जवाब दीजिए, आप क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है बनारस का? असली मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है रामगोपाल जी। अयोध्या से लेकर बनारस को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दों के लिए इस्तेमाल करना, राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखे। राजीव जी सुन लेते हैं जवाब। जी रामगोपाल जी जवाब दे रहा हूँ। 2006 में राजीव रोहाना जी, 2007 में जेएनयूआरएम स्वीकृत हुआ। जेएनयूआरएम में के अंतर्गत ये पैसे की अकाउंटेबिलिटी नगर निगम के ऊपर नहीं, ये सीधा प्रदेश सरकार को पैसा आया और जल निगम को गया। मैंने कमलनाथ से मिला, मैं सुधीर कृष्णन सेक्रेटरी वो थे, उन्होंने लखनऊ में कमलनाथ ने, सैम पित्रोदा ने एक मीटिंग बुलाई सबमिशन पे, अकाउंटेबिलिटी है उस पे, इंप्रूवमेंट पे। मैं उस मीटिंग में मैंने सरेआम पूरे देश के
नगर विकास मंत्री थे, तमाम सारे मेयर थे, मैंने उठाया इस सवाल को कि आपने एसटीपी बनी नहीं, आपने सीवर का पैसा कैसे रिलीज कर दिया जी? आपने WTP बनी नहीं, पेयजल योजना का पैसा कैसे रिलीज कर दिया जी? आपने सीवर हाउस कनेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं होते हुए कैसे सीवर लाइन का पैसा दिया? आप तो आगे की कहानी सुना रहे हैं कि पैसा भी रिलीज हो गया, जबकि जो ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं और एक बात और बताऊं, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं आऊंगी रामगोपाल जी आपके पास, लेकिन रामाज्ञा जी आप काफी वक्त से इसी इलाके में काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक नेता है मेरे साथ जो बता रहे हैं कैसे केंद्र की तरफ से पैसा दिया जा रहा है। एक और नेता जो बनारस से हमारे साथ मौजूद है वो बता रहे हैं कैसे भ्रष्टाचार की भेंट ये पैसा चढ़ रहा है। हो क्या रहा है आखिर? आम आदमी तो क्योंकि बेहाल है बजरडीहा का। देखिए रोमाना जी, मैं तो नेताजी जो लोग बोल रहे थे उन सब लोगों की बात सुन रहा था। मैं एक दूसरी तरह से बात अपनी रखना चाहता हूं। 10 साल से मैं यहाँ जा रहा हूं, जब से BHU में मैं हूं, और हर रविवार मेरा गुजरता। मैं नहीं जानता हूं कि किस नेता का कितना रविवार और कितने दिन वहां गुजरते हैं, उस पर मुझे बहस नहीं है, लेकिन 10 सालों में हर रविवार मैं जाता हूं, बजरडीहा के लोगों से मिलता हूं और दुख सुख का वहां से मेरा नाता है सोशल वर्क का। मैं एक साफ बात कह सकता हूं, एक तो जो बनारस है उसका अनियोजित विकास हुआ है, लेकिन बनारस के भीतर हिंदू की जो आबादी है, मुसलमानों के दूसरे एरिया की जो आबादी है, वहां सीवर है, पानी है, मिनिमम जो व्यवस्था होनी चाहिए है। लेकिन ये कालाहाड़ी की तरह बना दिया गया 2 लाख की आबादी, जिस आबादी को मैं देखता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसा कि आपने दिखाया उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता हूं, मैं सवाल इन लोगों से पूछना चाहता हूं। इसमें देखिए प्रदेश शासन भी उतना ही दोषी है जितना बनारस के सांसद से लेकर के वार्ड कमिश्नर तक इसमें शामिल हैं, दोषी हैं, दोनों बराबर के दोषी हैं। हमें ये बताएं कि बगल में आधे किलोमीटर पर ब्रिज इनक्लेव है, वहां सीवर है, वहां पानी है, वहां सारी सुविधाएं कैसे हैं? इस तरफ महमूरगंज है, वहां सुविधाएं कैसे हैं? सुंदरपुर में सुविधाएं कैसे हैं? खोजवा बगल में 200 मीटर की दूरी पर है, वहां पानी मिलता है 24 घंटे। आखिर बजरडीहा ही इसको घेर दिया गया। ये 2 लाख की आबादी 4 किलोमीटर की है, तमाम सवाल जो रामाज्ञा जी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इन सवालों का जवाब मैं लूंगी, क्योंकि अहम ये हो जाता है कि क्या विकास को धर्म के आधार पर, मैं दोहराती हूं अपनी बात को, क्या विकास को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है? इसी पहलू पर मैं और कहीं भी सरकार किस लिए पानी, बिजली, कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए? पानी का हाल हमने आपको दिखाया, अब जरा देख लीजिए शिक्षा और स्वास्थ्य का 2 लाख की आबादी के लिए बीच बनारस के बजरडीहा में क्या इंतजाम है? रिपोर्ट देखिए आप। बुनकर का बेटा बुनकर ही बन सकता है या सिर्फ मजदूरी कर सकता है? लगता है ये बात सरकारों ने बजरडीहा के लिए मान ली है। 2 लाख लोगों पर एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें सिर्फ 186 बच्चों का एडमिशन है और आते आधे से भी कम है। यही एक प्राइमरी स्कूल है बजरडीहा में। कुछ के लिए मदरसे में पढ़ाई का इंतजाम है, बाकी सरकारी मदरसे तो सुभान अल्लाह। ये एक प्राइवेट मदरसे में पढ़ रहे बच्चे हैं। पूरे बजरडीहा में इसके अलावा पढ़ाई का कोई और साधन नहीं है, ना कोई जूनियर हाई स्कूल, न इंटरमीडिएट और ना कोई कॉलेज। हम लोगों ने कई बार कोशिश किया, जो है हम लोगों ने केवल लिखा पढ़ी करके, क्षेत्रीय लोग भी जो है, आप लोग भी लिख पढ़ के दिया, पर कहीं कुछ नहीं जो है। फिर बच्चे आते कम क्यों? कुछ तो सर इनके व्यवसाय की व्यस्तता के कारण बच्चे नहीं आ पाते हैं। गरीबी घोर वजह है। अगर इनके परिवार वालों को, बच्चों को घर पे कायदे से जो खाना पीना कपड़ा मिले तो जो है वो क्यों काम करेंगे जो है। अब जरा स्वास्थ्य सेवाओं का हाल देखिए। एक लेडी डॉक्टर पर तकरीबन 80,000 महिलाओं और बच्चों की बीमारी की तीमारदारी का इंतजाम है। किराए पर चल रहे 2 दुकानों में सिमटे इसी अस्पताल में पूरे इलाके की महिलाओं और बच्चों का इलाज होता है। सरकारी दवाखाना के नाम पर बस रस्म अदायगी है, लेकिन तारीफ के काबिल है डॉक्टर मधुलिका, जो पूरे मन से देखभाल करती है। बच्चों की डिलीवरी का इंतजाम आप खुद देखिए। ये ऐसे शहर का हाल है जो यूपी के सबसे बड़े जिलों में आता है और जहां से पीएम पद के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पुरुषों के लिए कोई अस्पताल इस इलाके में नहीं है, बजरडीहा में नहीं है, और स्पेशलिस्ट आएंगे तो हो सकता है ये भी सुविधा हमारे यहाँ शुरू हो जाए। फिलहाल अभी तो लेडीज के लिए मेन फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ विद इन रीच लेडीज को बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए। महिलाओं और बच्चों के लिए तो कुछ साल पहले ही इंतजाम हुआ है, लेकिन मर्दों के लिए कोई सरकारी अस्पताल तो क्या, एक क्लिनिक भी नहीं है। जबकि ये भी एक हकीकत है कि बजरडीहा में टीबी के मरीज सबसे ज्यादा हैं। बजरडीहा के लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया है।
पूरे देश में धड़ल्ले से सरकारी और प्राइवेट बैंक की शाखाएं खुल रही हैं। 1 लाख लोगों पर तकरीबन एक बैंक की ब्रांच आपको मिल जाएगी। लेकिन बजरडीहा में बैंकों ने भी आंख मूंद ली है। किसी बैंक की कोई शाखा यहाँ पर नहीं है और यहाँ तक कि एक भी बैंक ने अपना ATM तक लगाना जरूरी नहीं समझा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जैसे चौक गए साड़ी बेचे, अब उनको चेक मिला तो उनको जाना पड़ता है उतना दूर, और यहाँ तक कि 10 किलोमीटर की दूरी पे है। 2 लाख की आबादी में कोई बैंक नहीं, कोई बैंक नहीं। बहुत से लोग मानते हैं कि बजरडीहा के साथ सौतेला व्यवहार मुस्लिम इलाका होने की वजह से हो रहा है। इस इलाके की 20 साल से विधायक बीजेपी की ज्योत्सना श्रीवास्तव है। बीजेपी को लगता है यहाँ से वोट मिलना नहीं है और दूसरी पार्टियों को लगता है कि इनके वोट से हार जीत तय नहीं होती। वहाँ हमेशा से सभासद मुस्लिम रहा है, जो हमारे घर कभी पैर नहीं डालता था, जो कुछ काम करता था मुस्लिम इलाके में करता था, हिंदू इलाकों को बिल्कुल छोड़ देता था। अब ये हमारा सौभाग्य है कि 2 बार से विधायक जो है वो हमारा एक कार्यकर्ता है। हैरत की बात है कि 90% मुस्लिम आबादी वाले बजरडीहा में नगर निगम के 4 वार्ड हैं, जहां से 3 हिंदू वार्ड मेंबर हैं, एक बीजेपी का भी है, लेकिन फिर भी धार्मिक आधार पर इस इलाके के साथ ऐसा व्यवहार सियासी पार्टियों ने किया है। उसको तो लगता है कि जैसे यहाँ की सरकारें, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की MP और MLA मान चुके हों कि बजरडीहा जो है बनारस का हिस्सा नहीं, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का हिस्सा है। बजरडीहा के बुनकर एक साथ कई मार झेल रहे हैं। सूरत की नकली बनारसी साड़ियों ने धंधा चौपट कर दिया है। राहुल गांधी ने 2012 विधानसभा चुनाव से पहले 6200 करोड़ रुपए का पैकेज बुनकरों को दिलाया, लेकिन उसके भी एक ढेले का फायदा बजरडीहा के बुनकरों को नहीं हुआ। मोदी के बनारस में तमाम वायदे भी बुनकरों को खुश करने की बजाय डरा ही रहे हैं। 15 साल से किसी अधिकारी कर्मचारी का यहाँ से ट्रांसफर नहीं हुआ। इन लोग और समिति के लोग मिल के आपस में बंडल बांट कर लेते हैं और गरीब बुनकर तक उनका हक कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो मोदी जी से यह कहना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से चुनाव जीतेंगे और या लड़ रहे हैं तो पहले ये बतावें, जो सूरत की साड़ी आकर के, अहमदाबाद की कपड़ा आकर के ये बनारस को तबाह कर रहा है और बनारस में बेल बूटी टा करके बनारसी के नाम पे बेचा जा रहा है, उसकी वजह से हमारा जो बनारस में जो कपड़ा बन रहा, साड़ी बन रही, वो भी बदनाम शुरू हो गई है। न्यूज़ 24 ने पहली बार बजरडीहा का पूरा दर्द आपके सामने बयां कर दिया, लेकिन सवाल है कि इन 2 लाख लोगों का हक मारने वाले अपनी नींद से आखिर कब जागेंगे। राजीव रंजन, बजरडीहा, बनारस, न्यूज़ 24। बीजेपी के नेता रामगोपाल जी मेरे साथ मौजूद है। रामगोपाल जी, एक गुजरात के अहमदाबाद में जूहापुरा के लिए मिनी पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अब बनारस के दिल में बजरडीहा, उस पर भी मिनी पाकिस्तान का ठप्पा लगा दिया है क्या बीजेपी ने? मुस्लिम बहुल इलाका होने की सजा दी जा रही है क्या बजरडीहा को? रोमाना जी, आपने जो सवाल किया और दूसरा जो अभी आपने दिखाया और जो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जहां तक बात, बहुत सही, अच्छा सवाल है। निश्चित तौर पर ये स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के अंडर में है। नगर निगम 74 संविधान संशोधन लागू नहीं है, हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने जनता से एक वादा किया है, एक कमिटमेंट है मेरा, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। जहां तक सौतेले व्यवहार की बात है, चाहे बजरडीहा का कोई भी पार्षद, बजरडीहा का कोई भी नागरिक, मैंने प्रयास किया है। और जहां तक जो आपने समस्याएं दिखाई हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में कभी भी आपके न्यूज़ 24 के सामने मैं आऊंगा तो आपको भी लगेगा कि आपकी जो बातें आपने जो संज्ञान लिया है, आप वादा करके जा रहे हैं कि आप दोबारा आएंगे न्यूज़ 24 पर और जवाब देंगे, लेकिन राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजीव जी। देखिए, भारतीय दर्शन कहता है कि दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान, दोनों भाई नैन है, हिंदू और मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी के और क्षेत्रीय दलों की दिक्कत यह है कि क्षेत्रीय दलों ने भी अपने अपराधी, अपने उद्योगपति और अपनी जातियां छाट रखी है। ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने लोग बाग छाट रखे हैं, किन के लिए काम करना है, किन के लिए नहीं करना। क्या ये संभव है कि भारत देश में हम लोग बाग सबके लिए काम करे बिना ऐसे रह पाए और एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाए? संभव नहीं है। आप जरा सुनिए, आप बाद में बोलिएगा, आपकी बारी आएगी। प्लीज, जब आपकी बारी है जब बोलिएगा। राजीव जी, बहस होने दीजिए, बहस। कमलनाथ दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने टाइम पे काम किया था, वो काम जितने हमने किए, उसके बाद कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने किए नहीं। अभी आपने इनके विधायक को सुना कि विधायक किस तरह की टिप्पणी हिंदू मुसलमानों पर कर रहे थे। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज के समय में 2 शब्दों की शिकार हो गई, अहम और वहम। उनको अहंकार है, इसीलिए वो कहते हैं कि गंगा माँ ने हमें बुलाया है। भगवान राम ने भी आपको बुलाया था, अब गंगा माँ ने आपको बुलाया।
क्यों इमोशनल तकरीर करके आप हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाना चाहते हैं? क्यों इमोशनल तकरीर करके आप लोगों को विकास से महरूम रखना चाहते हैं? क्यों इमोशनल तकरीर करके आप लोगों को भाई भाई से लड़ाने की बात करते हैं? ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा आपसे कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो पॉलिटिकल लोगों को, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसी करनी चाहिए जिससे कि लोग बाग उन्हें याद रखें। उनको इस बात के लिए याद न रखें कि उन्होंने दो धर्मों को, लोगों को बांटने का काम किया, हिंदुस्तान को डिवाइड करने का काम किया। इसके लिए याद न रामगोपाल जी यहाँ पर राजीव त्यागी जी कह रहे हैं और जिस तरह से ये कह रहे हैं के आधार पर आप बांट रहे हैं, बिल्कुल बांट रहे हैं। और जिस तरह से अस्पताल और स्कूल निश्चित रूप से नगर निगम के अंडर में आता है ये, और अगर नगर निगम के अंडर में आता तो 3 विधायक आपके हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी थे। मुरली मनोहर जोशी चाहते थे जो पूरे देश का हिसाब वो देख रहे थे, तो बनारस के मामले में निश्चित रूप से कोई न कोई योजना ला सकते थे। NHRM में जिस तरह से हमने बजट एलोकेट किया उसके बारे में मुरली मनोहर जोशी जी ने देखा। चलिए राजीव जी जवाब देते हैं। जी रामगोपाल जी, आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि विकास को धर्म के आधार पर बीजेपी बांट रही है, क्या यही कर रही है बीजेपी? जवाब दीजिए। रोमाना जी, इस पूरे चुनाव में, इलेक्शन में ये लोकसभा 2014 के चुनाव में कौन विकास की बात कर रहा है और कौन कम्युनिज्म की बात कर रहा है, ये सब जान गए हैं। विकास की बात नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, विकास की बात उनका नागरिक कर रहा है। क्यों नहीं कराया? अभी आप 15 साल से नगर निगम में हैं, कांग्रेस विधायक वर्तमान आपके पास हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद वर्तमान है, जो एक बड़े नेता थे जिनके बारे में प्रचारित किया गया कि वो डिप्टी पीएम बनेंगे, डिप्टी पीएम बनेंगे कैबिनेट में। आज पीएम के कैंडिडेट प्रदेश सरकार 12 साल से आप बनारस, हमने क्या कहा? इसका उदाहरण दे दूं आपको, इसका उदाहरण मेरे पास कमलनाथ जी से मैं मिला, बनारस के लोगों ने क्यों कर रहे हैं आप? मेरा प्रश्न ये है, आप इमोशनल तकरीर क्यों करते हैं? भगवान राम के नाम पे आपने इमोशनल तकरीर की, तब लोगों को बेवकूफ बनाया, अब आप कहते हैं गंगा माने बुलाया। अब तक कोई तकरीर नहीं की। एक अपराधी को समर्थन बोल रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि चलिए बीजेपी पर तो ये आरोप लग रहे हैं कि विकास धर्म के आधार पर वो बांट रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? मुस्लिम इलाका, आपके एक नेता कह देते हैं जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा उसका डीएनए टेस्ट करवा लो, और आप लोग ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं इस इलाके को। क्या जवाब है समाजवादी पार्टी के पास? एक नोटोरियस अपराधी से जरा इन लोगों को शांत करिए, पहले बात सुने। इसको पूर्वांचल के जरा शांत होइए, पहले चुप रहिए, जरा सुनिए। ये लोगों को नोटोरियस बता रहे हैं। अरे जरा शांत होइए आप, जब नंबर आपका बोलिएगा, गलत बात बोलेंगे तो जवाब दिया जाएगा। धर्म के नाम पर विकास का काम हो, ये बात ठीक नहीं है। और जो आपने दिखाया है, निश्चित रूप से आज वहाँ इस बात की आवश्यकता है कि वहाँ पर स्कूल खुले, अस्पताल खुलने का काम हो। कोई जवाब दे, शांत रहिए। जो आपने काम नहीं किया है आज उन लोगों को मालूम हो रहा है। चल रही है, आप वहाँ पर मेयर हैं और मेयर होने के बाद भी एक स्कूल खोला, नाम की गरिमा भी रखिए जो आपका नाम है, स्कूल खोलता है। आप चुप रहिए, बात सुनिए। आप वहाँ पर मेयर हैं, मैं पूरी गरिमा से बोल रहा हूँ। आपने जो प्रयास किया देर तक वो बता रहा हूँ। मैं राजीव जी आपका भी सम्मान करता हूँ। रविदास जी हमारे पुराने होता है कि वहाँ पानी की व्यवस्था हो, लेकिन आप चुप नहीं रह रहे हैं। आप चाहते नहीं है कि सही बात जनता को मालूम हो। आप जब नंबर आया आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। अब कृपया करके शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। 1.5 साल से आप वहां पर मेयर हैं, आपने वहां कोई काम करने का काम नहीं किया है। आज तक आपने उस इलाके के अंदर धर्म के नाम पर आप विकास का काम करने की बात करते हैं। नगर निगम स्कूल खोलने का काम करता है। तमाम शहरों के अंदर, लखनऊ शहर के अंदर भी तमाम स्कूल नगर निगम में खोले, आपने वहां पर स्कूल खोलने का काम तो नहीं किया। प्रथम स्थान रहा है जहाँ पे। चलिए मैं आऊंगी आप लोगों के पास। आप लोग नेता हैं, आप लोग जबरदस्त तरीके से अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, एक दूसरे पर बात कर सकते हैं, लेकिन रामाज्ञा जी भी हमारे साथ मौजूद है। रामाज्ञा जी, आप जमीनी स्तर पर काम करते हैं, बजरडिया इलाके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दर्शकों को बताइए आप कि आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है, किस तरीके से जो राजनीति है या फिर कहा जाए गंदी राजनीति, उसके फेर में फंसा हुआ है एक आम बजरडिया में रहने वाला शख्स।
देखिए, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है और राइट टू एजुकेशन की जो संरचना है, दोनों में है कि 500 की आबादी या शहर की हो या गांव की, वहां एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। 25,000 वहां पर बच्चे हैं, वहां 50 स्कूल होने चाहिए प्राइमरी के। एक स्कूल है वह भी समय पे नहीं खुलता है। नंबर 1, ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है और यहाँ के जो विधायक हैं, नगर निगम है, उनकी दोनों की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि तू मैं की बहस से ज्यादा इन समस्याओं की तरफ नेताओं को ध्यान देना चाहिए। बोलते रहने से चीजें झूठ सच में नहीं बदल जाती हैं। तो दूसरी बात मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप देखिए उसके पूरे सबसे ज्यादा मरीज हैं और मरते रहे वहां पर। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, आप पहले सुनिए। आप लोग आपस में बहस आप लोगों ने कर ली है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं समस्याओं और जनता की बात कर रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आप पर है कि जनता के प्रति आप जवाबदेह हैं। एक दूसरे के प्रति बहस करने के लिए आप जवाबदेह नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 2 लाख की बड़ी आबादी है, वहां पर अस्पताल 2-3 अस्पताल होने चाहिए, क्यों नहीं है? स्कूल वहां पर क्यों नहीं है? ये वहां पर जो सीवर की बातें हुई, वहां पर आप जाकर देख लीजिए कि पाइप नहीं बिछा हुआ है। बरसात के दिनों में लोग डूब जाते हैं और गर्मी के दिनों में प्यास से मरते हैं। वहां पर डायरिया और हैजे की बीमारी होती है। 10 सालों में 50 से अधिक लोग वहां पर मर चुके हैं। ये सारी समस्या इतनी विकराल है। और आप मुझे ये बताएं, यहाँ भाजपा के मैं मेयर से पूछना चाहता हूं, मोहल्ले साहब से, कि 1 साल पहले भूख से 2 बच्चे मरे नाजिया खातून के, तब FIR दर्ज किया गया भेलूपुर थाने में और उसमें लिखा गया कि हमारे सांसद मुरली मनोहर जोशी गायब हो गए हैं, कृपया उन्हें लाया जाए। और क्यों नहीं पहुंचे मुरली मनोहर जोशी वहां पर? ये सारी जिम्मेदारियां हैं और ये पूरा अखबार में आया, मीडिया में आया, हम लोग उस अनशन में शामिल थे। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऊपर से बातें बोल रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है बजरडीहा की और यहाँ के 5 लाख बुनकरों की, रोमाना जी, वो यह है कि केंद्र सरकार की जो ग्लोबलाइजेशन की नीति है, जिसमें पावर लूम और हैंडलूम के लिए उनको 22 चीजों पर जो रोक लगानी थी हथकरघा एक्ट के तहत, उन्होंने रोक नहीं लगाई है। 62 करोड़ रुपया, 6200 करोड़ रुपए की बात आप कर रहे हैं, पैसा आता है, यहाँ के रसूख वाले लोग और अफसर मिलके खा जाते हैं। आम बुनकर को 1 रुपया नहीं मिलता है। क्या ये राज्य सरकार की, क्या ये नगर निगम की, यहाँ के MLA MP की और कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है? ये सारे शामिल हैं इसमें। ये एक राजनीति के तहत लोगों को मारने की, खत्म करने की पूरी राजनीति हो रही है। इसमें कहीं विकास नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और इस मॉडल में बहुत जल्दी अब इन तमाम नेताओं से जवाब लेना चाहूंगी कि आप पर कैसे भरोसा करेगी जनता। रामगोपाल जी, पहले आप ही जवाब दे दीजिए। मुरली मनोहर जोशी, उनके खिलाफ FIR तक दर्ज करवाई जाती है। इतने वर्षों से आप राज कर रहे हैं एक तरीके से बनारस पर, और उसी के एक हिस्से का ये स्याह सच हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। कैसे आप पर भरोसा किया जाए? जहां तक रोमाना जी आपने कहा जवाब दीजिए, निश्चित तौर पर रामज्ञा जी ने जो बातें कही, उस समय भी मैं गया था। मैंने क्या कहा, मैंने शहर को एक रूपता देखा। इस शहर में 90 वार्ड है, 90 वार्ड में 85 वार्डों में मैं लीड किया, जहाँ पे हिंदू एक भी नहीं थे। मैंने इस नगर को एक नगर के नागरिक, मैं मेयर बातों में मत उलझाइए, वक्त मेरे पास कम है। बजरडीहा प्रोग्राम है, इतनी ज्यादा उपेक्षा क्यों? सवाल मेरा बड़ा सीधा है। रविदास मेहरोत्रा जी, 2012 से तो आपकी सरकार है प्रदेश में, आपने कुछ क्यों नहीं कर लिया इस इलाके के लिए? देखिए, अरे मोहल्ले साहब, जिस नगर निगम में आप बैठते हैं, मोहल्ले साहब, लेकिन आप जिस पार्टी के विधायक हैं, वो प्रदेश में सरकार चला रही है, रविदास मेहरोत्रा साहब, उसको समाजवादी पार्टी और सरकार का एक प्रतिनिधि मानकर जवाब दीजिए। लोगों को क्यों हो रहा है? आप पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उद्यान में फव्वारे छोड़ रहे हैं, और क्यों नहीं पानी में? मोहल्ले साहब, आप जिस नगर निगम में बैठते हैं उसके सामने शहीद उद्यान में हजारों लीटर पानी रोज फव्वारा अभी में शाम को आया उछलवा रहे हैं, और बजरडीहा के लोग पानी के लिए मर रहे हैं। ये 2 अंतर क्यों है? WTP बनी नहीं। एक मिनट, चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश पे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो साडा हक में आज बनारस का ये काला सच जो मैंने आपको दिखाया, और जैसा कि आपने देखा, किसी भी नेता के पास कोई सीधा जवाब था नहीं। सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे थे और अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे थे।